Hello friends, how are you? I hope you all are well. So this is a lecture number 3 and I am going to tell you the important question of audit. Okay. So before we start, एक माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और कैसे हमें मार्क्स स्कोर करने हैं। ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो चैप्टर्स उठाए हैं वो लिमिटेड उठाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11। अगर मैं इनकी मार्क्स की बात करूं तो ये सारे चैप्टर मिला के अगर हम मार्क्स देखें तो 75 to 80 मार्क्स आप अगर ये चैप्टर पढ़ के जाते हो सारे तो आप स्कोर आराम से कर सकते हो। ठीक है, और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ऑडिट में थोड़े से ज़्यादा होंगे, बट क्या होगा 60 to 70% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें ऑडिट में मिल जाता है वो ये है कि हमें सारे टॉपिक डायग्राम के थ्रू पढ़ने को मिल जाएंगे मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा और आसानी हो जाती है पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 से। जैसे कि आप जानते हैं कंपनी ऑडिट सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो 15 to 20 मार्क्स ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, एक बार तो 25 to 30 मार्क्स का भी आया था एग्ज़ाम में मई 2018 की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, और ये 15 to 20 मार्क्स का पूछा ही जाता है मिनिमम। तो हम ये चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अपना मॉड्यूल ओपन कर लो। ठीक है, ओपन हो गया आपका मॉड्यूल। सबसे पहले आ जाओ 10.2 पेज नंबर पे। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। 139 से लेकर 148 तक हम पढ़ेंगे सेक्शन, और इसके जो आंसर आपको लिखने हैं वो मैं आपको बता दूं कैसे आपको ड्राफ्ट करना है इसका आंसर। कोई सा भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आता है तो वो इन्हीं सेक्शन में से ही पूछा जाएगा। तो कोई सा भी अगर आप आंसर स्टार्ट करते हो, मान लो 142 सेक्शन में से आया, तो आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, एज पर द सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर की डिटेल लिखनी है, उसके बाद आपको आंसर को अपना प्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग लेकिन आपको ऐसी करनी है, एज पर द सेक्शन दिस, और फिर उसका नाम सेक्शन का रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। 10.2 पेज नंबर पे आ जाओ। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए ऑडिटर की क्या क्या होती है। ऑडिटर पता है ना क्या होता है, जो भी कंपनी का ऑडिट करता है। ठीक है, ऑडिट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए बंदा, तभी वो ऑडिटर बन सकता है। ऐसी काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, आपको सारे रीड करने हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इस टॉपिक में से, तो वो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पॉइंट नंबर 3। इसको मार्क कर लो, एकदम इंपॉर्टेंट, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। दे कैन आस्क फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट याद होना चाहिए, सारे पॉइंट जितने भी लिखे हुए इधर। उसके बाद ये वाला पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। ओके, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो छोटे मोटे पॉइंट आते हैं वो आपको रीड करने हैं, अपने आप आपको समझ आता चला जाएगा। ये पॉइंट रीड करना, ये पॉइंट यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पॉइंट पढ़ना आपको, ये डब्बे वाले नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है। ठीक है, तो अब हम पेज नंबर आ जाते हैं 10.7 पे। यहाँ पे 144 सेक्शन आपको मिल जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि कौन सा बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शायद डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है हमको। अगर हम चेक करते हैं एक बार, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन इन्होंने शॉर्ट में कर रखा है। कोई भी बंदा अगर ये सर्विसेज दे रहा है उस कंपनी को, तो उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, साथ साथ में मैं समझाते चलूँगा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। 10.10 पेज नंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये हमें पढ़ना है डायग्राम के थ्रू। ओके, ट्राई टू कवर ऑल द आंसर थ्रू द डायग्राम विच इज ऑलरेडी गिवन इन द ICAI मॉड्यूल। जैसा आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा अदर देन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी में।
यहाँ से आपको रीड करना है। उसके बाद अगर आप पॉइंट्स देखना चाहते हो एक बार रीड कर लो, जिससे कि आंसर ड्राफ्ट करने में दिक्कत ना आए। और सेक्शन साथ साथ में लिख कर चलना, सेक्शन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 10 सेक्शन है यार, आराम से पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाओ आप 10.13 पेज नंबर पे, 10.13, यस, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अदर कंपनीज में कैसे होगा और गवर्नमेंट कंपनी में, ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ना है कि अगर अदर कंपनी का केस है तो क्या करना है, टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी अप्रूव्ड बाय कंपनी एट एजीएम। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये क्या होगा, इससे हमें एक हेल्प मिलेगी कि एमसीक्यू भी हम सही से कर पाएंगे और सारे के ज़्यादातर टॉपिक हम कवर भी कर पाएंगे अपने सिलेबस का, अगर हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद अगर आप रीड करना चाहते हो, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में नीचे दिया होगा कि कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप डिटेल में नीचे जा सकते हो। पहले आप डायग्राम के थ्रू पढ़ना, फिर उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से रीड करना, आपको ईजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। बट आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा 10.15 पेज नंबर पे आ जाओ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाएगी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, अगर इतनी है शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ऊपर, तो हमें रोटेशन करना पड़ेगा ऑडिटर का। ऐसे ही प्राइवेट का भी दे रखा है, और ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ, ये आपको लिमिट्स पढ़ लेनी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.21 पेज नंबर पर आ जाओ, 10.21। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी डायग्राम के थ्रू ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो कंपनी ऑडिट में जो आंसर ड्राफ्ट करने का तरीका है वो मैं पहले आपको बता दूं। पहले आपको लिखना है एज पर द सेक्शन इतना, उसका नेम ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फिर उस सेक्शन को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना 3 to 4 लाइन में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड जो आपको पता है वो उस आंसर में अपना बता दो फाइनल कि ये कंक्लूजन हमारा है, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। तो जैसे ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी को बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अगर मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है कि पब्लिक कंपनी और उसका डिपॉजिट और डिवेंचर इतने से ज़्यादा 50 करोड़ से, तो क्या उसको कमेटी बनानी चाहिए ऑडिट कमेटी, तो आप लिखोगे ये, पहले लिखोगे एज पर द सेक्शन, जो भी इसका सेक्शन है 177, ये ध्यान में रखना, ऑडिट कमेटी का सेक्शन है 177। वो कंपनी इधर एप्लीकेबल होती है जिनका, अगर पब्लिक कंपनी है तो इतनी लिमिट, अगर टर्नओवर इतनी है तो इतनी लिमिट, अगर बोरिंग इतनी है तो इतनी लिमिट, ठीक है। पहले इसको एक्सप्लेन करना तीनों पॉइंट्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना कि एज अ गिवन इन द क्वेश्चन द बोरोइंग्स और द डिबेंचर्स आर मोर देन 50 करोड़, सो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है, बाकी आपको पता ही है कैसे लिखना है, आप सीए कर रहे हो तो इतना आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे देखो नीचे लिख भी रखा है इन्होंने, इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट को। पहले लिखना एज पर द सेक्शन जो भी है, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना, फिर एक लाइन छोड़कर अपना आंसर बताना, कंक्लूजन क्या है। समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाओ, 10.23 रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, सेक्शन पढ़ना, उसके बाद इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या क्या स्टेप्स हैं रिमूवल के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, फॉर्म नंबर अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में जरूर पूछ सकता है ये। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.37 पेज नंबर, 10.37 पेज नंबर। कारों का आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में 4 मार्क्स का, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। 10.37 पेज नंबर पे आ जाओ, कारो, ठीक है। ये होता क्या है, ये रिपोर्ट होती है जिसके अंदर कुछ डिटेल दिखानी जरूरी होती है कंपनी के लिए, लेकिन हर कंपनी को जरूरी नहीं होती, कुछ कुछ कंपनियों को यहाँ पे एग्जेम्प्ट भी किया गया। आप पहले यहाँ पे आ जाओ 10.38 पेज नंबर पे,
एग्जेम्प्ट करा गया है इन कंपनी को, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी कंपनी जितनी भी है इनको मैंडेटरी नहीं है कारों को मेंटेन करना। ओके, पहले आपको पढ़ लेना है कि कारो होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने ये बताई दी आपको कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाले पॉइंट जिनमें लिमिट दी गई होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि इस कंपनी को कारो मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, कारों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी है कि नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान दिया करो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ऊपर के 3-4 पॉइंट पढ़ के ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट भी लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर CFS बन रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया गया है, बट लिमिट वाला इधर केस नहीं दिखाया है तो उसको वहाँ से पढ़ लेना। अब इसके अंदर पढ़ना क्या हमें, ये तो हमने कारों के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत कि कौन कौन सी कंपनी पे मैंडेटरी है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन जो भी है। अब उस कारों ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमें क्या क्या मैटर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, जो कारों बोलता है कि ये मैटर्स को आप अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करो, तो ये कुछ यहाँ पे मैटर्स दिए गए हैं। पहला जो है वो है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछेगा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कौन क्या क्या मैटर हमें लिखने होते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में एज पर द कारो। तो आपको ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट ये 4 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो एग्जाम में, वरना क्या करेगा वो 2-2 मार्क्स के 2 पॉइंट दे देगा। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट है। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट का है, सेकंड पे अगर हम आते हैं तो ये है आपका इन्वेंट्री का, थर्ड अगर आप देखते हो तो लोन का है, लोन से क्या क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं जितने भी है। कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो रिपेमेंट ऑफ लोन के से रिलेटेड कौन सा मैटर होना चाहिए और इन IPO से रिलेटेड क्या होना चाहिए, वो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा 2-2 मार्क्स के। इस तरीके से भी पूछ सकता है वो, और पूछा भी है काफ़ी बार। तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 16 पॉइंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, 4 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज नंबर 10.44 जॉइंट ऑडिट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इधर से। एडवांटेजेस पहले आपको पढ़ लेना है। जॉइंट ऑडिट क्या होता है, कोई से भी 2 ऑडिटर मिलकर अगर किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो एडवांटेजेस क्या होगा, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये सब आप लोअर वर्कलोड दोनों में बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, बस रीड करोगे समझ आ जाएगा आपको, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। टाइम बस आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पे लगाना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया सेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट वाले, क्या क्या लिमिट है ऑडिट कमेटी के लिए, वो सब आपको अच्छे से लर्न करना है। बाकी ये सब रीड करके जाना है एग्जाम में, जिससे आप थोड़ा बहुत लिख सको अपने हिसाब से। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, फीस बिंग शेयर, अब फीस बढ़ जाएगी तो भाई फ़ायदा कम होगा ऑडिटर्स को। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 10.46 पेज नंबर पे। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपको रीड करके जाने हैं, पढ़ना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ पढ़ के ही जाना है। बस साथ में ये भी बता रहा हूँ कि किस पे आपको कम टाइम लगाना है, किस पे ज़्यादा। इस पे जैसे आपको ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ये 5 मार्क्स का पूछ सकता है आराम से, 4 to 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 10.48 पेज नंबर, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया अब इसमें, 2-3 क्वेश्चन है। एक आएगा हमारे पास essay 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ये देख सकते हैं आप, essay 600 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ पढ़ने के लिए। ये पढ़ना तो आपको पूरा ही है, बट आपको एग्जाम में पूरा नहीं पूछेगा। जैसे ये लिखा हुआ, व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑनलाइन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर वो किसी और ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारे दोनों पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ लेना कि essay 600 नाम से ही पता चल रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर मीन्स
द प्रेजेंट ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। ओके, तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, रीड मारना, लेकिन पढ़ के पूरा जाना है, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, 10.49 से स्टार्ट होता है कॉस्ट ऑडिट। मैं साथ में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेक्शन 148 है, अगर इस टॉपिक से कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 148 का जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अंदर के पॉइंट्स में चलेंगे। कॉस्ट ऑडिट होता क्या है, ये देखो, ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। कोई भी अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई सा प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो उसका भी एक ऑडिट होता है, उसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑडिट। समझ आ गया। अब कॉस्ट ऑडिट ना हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी कंपनियां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड की भी कुछ एप्लीकेबिलिटी है कि ये कंपनी ही कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। फिर उसके बाद आता है, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो कॉस्ट ऑडिट भी होना ज़रूरी है। और कॉस्ट ऑडिट कैसे होगा, कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन मेंटेन करेगा, उसकी यहाँ पे लिमिट दे रखी होगी आपको, टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये सब पढ़ लेना आप पूरा अच्छे से। मेंटेन कैसे करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड को, CRA फॉर्म 1 में करेगा। ये सब MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा का पूरा रीड करना है। मैंने इतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आप बच्चे सिर्फ मांग रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है। साथ में हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब जिन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया उसका कॉस्ट ऑडिट भी होना ज़रूरी है, बट उसके लिए भी कुछ कंपनियां हैं जिनका कॉस्ट ऑडिट होना होता है, ठीक है। जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में कैसे होगा और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कैसे क्या होना है, तो ये सारी लिमिट दे रखी है, उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट होगा। कॉस्ट ऑडिटर होगा कौन, कोई सा भी कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लेना। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उससे जो सर्टिफिकेट लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिटेल उससे लेनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लो 10.51। ओके, उसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं है। रिमूवल जो होगा वो कैसे होगा, CRA 2 फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा वो फॉर्म। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी, 30 डेज़ के अंदर होगी। ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ये कभी भी देख सकते हो आप, पेपर से पहले भी देख सकते हो, जब मन करे तब देख लेना, ठीक है। जैसे अगर रिवीजन बेसिस पे चाहिए तो कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, मर्जी है आपकी। रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन नो 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 इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट टॉपिक एक आता है बस, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस किस को जाएगी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाएगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। समझ आ गया, बस यही दोनों पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेने हैं। CRA 3 फॉर्म में जाएगी 180 डेज़ के अंदर अंदर, जब से फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, और ये भी 30 डेज़ के अंदर अंदर जाएगी जब से हमें कॉपी मिली है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की। तो ये आपको रीड करना है तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो है चैप्टर क्लोज हो जाता है, 20 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। समझ आ गया, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम 11th चैप्टर पे, जो 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आ जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा ही आएगा, 100% है। तो जल्दी जल्दी मार्क करते हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 11.4 पेज नंबर पे आप आ जाओ। ये देख सकते हैं, ये सब डायग्राम के थ्रू भी, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप डायग्राम के थ्रू पढ़ो, जिससे कि MCQ में आपकी हेल्प होगी। ओके, ये जो चैप्टर का नेम है वो है ऑडिट रिपोर्ट, आपको पता ही होगा। दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि कैसे कैसे ओपिनियन देता है ऑडिटर, वो हैं ये सारे, ये हम पढ़ेंगे। MCQ में पूछा जाता है ये, या फिर इनकरेक्ट करेक्ट में पूछा जाता है। ओके, सेक्शन जो है 700 है, किस चीज़ का, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मार्क करो, MCQ में पूछ सकता है 700 ऐसे किस चीज़ का है, ठीक है। तो रिवाइज्ड भी पढ़ लेना, क्वेश्चन में रिवाइज्ड भी लिखा होना चाहिए, तभी उसको टिक करना। अगर रिवाइज नहीं लिखा, एक में रिवाइज लिखा एक दूसरे में नहीं लिखा, तो रिवाइज वाले पे आपको टिक करना है। ओके, 11.4 पेज नंबर पे आ जाओ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4 है, डब्बे मत पढ़ना ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर।
क्या क्या चीज़ें उसे इवेल्युएट करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इधर से 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 2 क्वेश्चन कह सकते हो आप। अब हम चलते हैं 11.14 पेज नंबर पे, 11.14 पे आ जाओ। कितने बच्चे तो खुश हो गए होंगे कि इतने सारे पेज स्किप करवा दिए। कोई नहीं, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको टिक। ये मत सोचना उसमें काफ़ी चीज़ मटेरियल है आपने स्किप करवा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से होगा। अब देखो यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। टाइटल होना चाहिए, एड्रेस सी, ये सब आपको रीड कर लेना है। ये करेक्ट इनकरेक्ट में या फिर MCQ में ही पूछेगा। एज सच ये 4 to 5 मार्क्स का तो पूछा नहीं जा सकता, बट तब भी आपको एक बार रीड मारना है और अच्छे से पढ़कर जाना है इसको, ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। अब 11.22 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। कहीं मेरी स्टेटमेंट को कुछ और ही मतलब ले जाओ आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ वो सब कुछ ही पढ़ के जाना है। 11.22 पेज नंबर पे, पेज टर्न कर लो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक है वो यही है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलो पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कितने टाइप के होते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डायग्राम के थ्रू पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, कब देते हैं, एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं। ये MCQ में 100% है, पूछेगा ही पूछेगा 2 मार्क्स का, नहीं तो करेक्ट इनकरेक्ट में जरूर पूछेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है क्या क्या है उसके अंदर। पहले डायग्राम पढ़ लेना, फिर उसके बाद ये रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। और रिवीजन के टाइम में सिर्फ डायग्राम पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप 11.26 पेज नंबर पे। इधर आपको मिल जाएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। हम चलो इधर से देखते हैं क्या हमें मिल सकता है काम की चीज़। पहले तो ये मार्क कर लो कि 706 ऐसे है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, इधर से हमें क्या चीज़ें मिल सकती है ऑडिटर। ये देख सकते हैं आप, सेपरेट सेक्शन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से सेपरेट सेक्शन होना चाहिए इसका, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो सारे पॉइंट यहाँ पे है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, प्लीज़ मार्क कर लेना। 11.27 पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद अदर मैटर पैराग्राफ भी होना चाहिए ऑडिटर्स रिपोर्ट में, उसमें क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लीज़ रीड करके जाना पूरा का पूरा। अब चलते हैं हम 11.28 पेज नंबर पे। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करने का क्या पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज मिलेगी, इसको रीड करके देखना। एस से है 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद पहला तो ये पढ़ लेना, आपको पूछा जा सकता है 3 to 4 मार्क्स का, ओके। या तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाएगा, साथ साथ में लिखते चलो बुक में अपने, करेक्ट इनकरेक्ट या तो आंसर पूछेगा क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम 7.3 डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या क्या चीज़ें ऑडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से एकदम। ये पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ के जाना इसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। कह रहे सिर्फ डिस्क्लोजर करने से काम नहीं चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका अलग से भी एक दिखाना ही पड़ेगा, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, ओके।
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, या आपको पूरा का पूरा पढ़ना है ये अच्छे से एकदम। एग्ज़ाम के अंदर ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा अगर आएगा तो, समझ गए। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे 11.30। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शायद 710, ठीक है। 710 आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का ऐसे है। ये ऐसे याद करके जाना क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है। उसके बाद इसमें से टॉपिक क्या पढ़ना है, सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, क्या क्या ऑडिट अपने प्रोसीजर करेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा 11 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अप्रॉक्स 25 to 30 मार्क्स के चैप्टर आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, 25 to 30, इसलिए हमने पहले ये कवर किए। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर जो है वो 20 to 25 मार्क्स के आराम से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1.3 पेज नंबर पे आ जाओ जल्दी से। मॉड्यूल दूसरा ओपन कर लो आप भी। 1.3 पेज नंबर पे आपको स्कोप ऑफ ऑडिट मिल जाएंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या है यहाँ पे पहले आपको डायग्राम में पढ़ लेना है 1.4 पेज नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको काफ़ी सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने को। उसके बाद आपको जाने हैं पॉइंट्स में, वो भी सारे नहीं पढ़ने, 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ के जाना है एग्जाम में सिर्फ। स्कोप ऑफ ऑडिट मार्क करो, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओके। फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। अब आ जाओ 1.4 पेज नंबर पे। 1.4 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ये भी आप डायग्राम के थ्रू ही पढ़ना पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जाना, समझ गए। सिंपल सिंपल टॉपिक है, ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को मार्क करवाने पड़ रहे हैं, ओके। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट। पेज नंबर 1.8 एडवांटेजेस। यू कैन ऑल्सो go through the diagram, okay. ओके, एडवांटेजेस जैसे कि बताया मैंने ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको एडवांटेजेस पूरे के पूरे पढ़ के जाने हैं। ऐसे लिमिटेशन ऑल टाइम इम्पोर्टेंट, सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है। लिमिटेशन, ऑडिट के लिमिटेशन भी होते हैं क्योंकि मैनुअल प्रोसीजर ही फॉलो करे जाते हैं ऑडिट में भी, तो ऐसा जहाँ पे मैनुअल प्रोसीजर फॉलो करे जाते हैं वहाँ पे गलती का चांसेस होता ही होता है, ठीक है। 0% आप नहीं कर सकते गलती ऐसा कभी भी, ठीक है। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस दी गई है जिसके थ्रू ऑडिटर बच सकता है किसी भी केस से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1.16 पेज नंबर पे आ जाओ। 1.16 पेज नंबर, फास्ट टर्न करो पेज। 1.16 पेज नंबर, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। IAASB फंक्शन है कुछ यहाँ पे, इनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। अभी मेरे को एकदम अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, तो मैं गलत पढ़ाना नहीं चाहता हूँ आपको, बट इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होंगे उनके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से रीड करने हैं। एग्जाम में इस बार ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। 1.16 पेज नंबर पे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.22 पेज नंबर। 1.22 पेज नंबर, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ सकता है 4 मार्क्स का, और आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखने होंगे, समझ गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने नीचे एक एक करके। ये क्वेश्चन इस बार आएगा नहीं, प्रीवियस अटेम्प्ट में ऑलरेडी आ चुका है, ओके। बट आप ऐसे यहाँ से मार्क कर सकते हो। ऐसे 220 किसका होता है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड फॉर द MCQ, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.25 पेज नंबर। यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फॉर द थ्रेड्स, वेट। 1.25 पेज नंबर, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स। यहाँ से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रीड करना है भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली वो MCQ में एग्जांपल लिख कर देगा और बोलेगा कौन सा थ्रेट है, समझ गए। तो सारे एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और सारे एग्जांपल आपको समझ आ देंगे ईजिली, पढ़कर देखना एक बार, ठीक है। तो ये 5 थ्रेड्स हैं, इधर से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही, या तो एग्जाम ये डायरेक्टली 5 मार्क्स का कुछ पूछ ले
थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बताओ, तो आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, प्लीज़ मार्क करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.27 पेज नंबर, 1.27 पेज नंबर। ये क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, बट इट इज़ ऑलरेडी बीन प्रीवियस अटेम्प्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि एग्जांपल्स बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। सो स्किप दिस क्वेश्चन। 1.30 पेज नंबर पे आ जाओ। 1.30 पेज नंबर, यू विल फाइंड वन essay 210 एग्रीइंग इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका मतलब समझाता हूँ ऊपर से। जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता है तो उससे पहले वो कुछ कंडीशंस बोलता है कि क्या आपकी कंपनी जो है ये कंडीशंस फुलफिल करती है कि नहीं करती, तभी हम आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें टर्म्स होती है वो इस essay के अंदर आपको बताई गई है। ठीक है, प्री कंडीशंस इसलिए बोला गया कि ऑडिट करने से पहले ही हम वो कंडीशंस चेक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, पहले प्री कंडीशंस पढ़ लेनी है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन। प्री कंडीशंस कौन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए, ऑडिटर को ये सब देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे के साथ आपको रेफर करना है पहले, उसके बाद ये एक्सप्लेन करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.32 पेज नंबर। यू विल फाइंड वन क्वेश्चन, रिकरिंग ऑडिट। मान लो एक ऑडिटर है, उसने कंपनी का ऑडिट कर दिया, ठीक है, उसको दोबारा अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, पहले ये पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार, प्लीज़ पढ़ के जाना। सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 2.2, ऑडिट प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ क्वेश्चन है हर चैप्टर में, तो ये उनमें से ही एक है। ठीक है, प्लानिंग का पहले ऐसे मार्क करो, साथ साथ में मार्क करते चलो यार, बाद में बहुत दिक्कत होगी, बार बार वीडियो मत देखो। ठीक है, देख सकते हो बट आपके टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ वेस्ट होगा, इसलिए एक बार देखो और साथ में मार्क करते चलो कि दोबारा वीडियो देखने का कोई मतलब ही ना उठे। ओके, 300 ऐसे है, यहीं पे लिख सकते हो, टॉपिक के सामने लिख दो यहाँ पे 300 ऐसे 300। ओके, प्लान शुड बी मेड टू कवर दीज ऑल फॉर द पॉइंट। 4 मार्क्स का आराम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, पूछा भी गया पहले बट दोबारा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो मार्क करो इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। बहुत ही सिंपल है, हेल्प करेगा ऑडिटर को टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। मतलब कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट अटेंशन देना चाहिए, वहाँ पे हेल्प करता है प्लानिंग। क्योंकि हम प्लानिंग क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट करने से पहले हम क्या क्या सोच रहे हैं कि ये प्रोसीजर हम इस टाइम पे जाकर अपना अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें पहले ही सोच लेना, उसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग। ओके, हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती रहेगी अपने आप। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लानिंग करके आ रखे हैं। तो ये सारे सिंपल पॉइंट है, आप रीड करोगे समझ आ जाएगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी, मार्क द दिस question as important. Okay, the process of establishing audit overall audit strategy as is the auditor to determine। audit strategy बनाने से ऑडिटर को क्या हेल्प मिलती है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं एग्जाम के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो स्ट्रेटेजी बनाता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी भी ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं 2.10 पेज नंबर पे। 2.10 पेज नंबर, जल्दी आ जाओ। 2.10 पेज नंबर, आप तो आ भी गए क्योंकि आप टर्न कर रहे हो, मेरे को PDF ऊपर करनी, स्क्रॉल करनी पड़ रही है, तो
इट टेक्स टाइम। 2.10 पेज नंबर पे आपको यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन। अब मान लो हम ऑडिट प्लानिंग करके तो गए थे, लेकिन अब क्या हुआ, ऑडिट करने टाइम में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें कुछ ऐसा लगा कि यार ये जो हमने प्लानिंग करी थी ये थोड़ी गलत करी थी, इसको चेंज करना चाहिए, इससे हमारा टाइम और बचेगा। तो वो एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, यही सेम चीज़ बताई गई है इस पूरे पैराग्राफ में, आपको रीड कर लेनी है, समझ आ जाएगा आपको क्या है। ठीक है, तो ऑडिट करने टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें जब हमें जैसे जैसे पता चलती जाती है वैसे वैसे हम मॉडिफाई करते जाते हैं अपने ऑडिट प्लानिंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द सुपरविजन, ये पूरा पॉइंट बोल देगा और बताओ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। कितने पॉइंट्स है, 4 है, तो 4 के 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। 4 मार्क्स का आराम से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, पेज नंबर 2.11 पे क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया। अब आ जाओ 2.14 पेज नंबर, 2.14 पेज नंबर पे आ जाओ। इधर आप क्वेश्चन मार्क करो, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाने टाइम में हमें क्या क्या, ऑडिटर को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको पूरे लर्न कर लेने, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2.16 पेज नंबर, 2.16 पेज नंबर पे कुछ एविडेंस एग्जांपल दिए गए हैं, सेल के एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। ठीक है, बोलेगा सेल के एविडेंस बताओ हम क्या क्या ले सकते हैं, ऑडिटर एक क्या क्या एविडेंस ले सकता है, और एक जो जनरल कुछ टाइप्स दी गई है कि क्या क्या वो एविडेंस ले सकता है, वो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल है और ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। समझ गए, ये मार्क कर लो एकदम अच्छे से, सारे पॉइंट्स पढ़ने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 2.17 पेज नंबर। यहाँ पे आपको ऑडिट प्रोग्राम का एक मिलेगा टॉपिक, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग एग्जाम में सेम लिखनी है और अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो, बट रिलेटेड ही लिखना टॉपिक से। रिटन ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम जो हम बनाकर जा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसके अंदर, और इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट। एक बंदा तो जाता नहीं ऑडिट करने के लिए, ठीक है, तो उसके साथ और भी आर्टिकल्स जाते हैं या फिर कोई सीए जा रहा है, तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल, जो भी इंटरनल कंट्रोल उन्होंने बनाया उसके ऊपर रिलाई करना ही पड़ेगा, जो भी मैनेजमेंट फॉलो कर रही है। और बाकी जो भी पॉइंट्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो। टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पहले पता है कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर की हम कौन कौन से वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। और लास्ट ऑडिट प्लानिंग, तो डायग्राम में दे रखा है स्टेप्स, आपको बस हेडिंग हेडिंग पढ़नी है, बाकी अंदर का एक बार रीड करना है, 1 से 2 बार। ठीक है, और जब रिवीजन के टाइम पे आप देख रहे होगे, ये समझ रहे होगे, तो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर क्या लिखना चाहिए तो एक बार रीड कर लो। रिवाइज कैसे करते हैं, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो तो हमें याद है, अंदर क्या लिखना है, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखेंगे इसके अंदर। अगर आपके मन में वो ध्यान आ रहा है कि हाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, ये पॉइंट, कुछ की पॉइंट्स होते हैं हर टॉपिक के, हर पॉइंट के, तो वो अगर आपको याद आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आप इसको रीड कर लो एक बार लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से रिवीजन करी जाती है। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम के आपको पढ़ने हैं, बहुत ही ईजी है, 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ लेना दोनों के। नेक्स्ट आता है हमारा 2.20 पेज नंबर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस ऐसे की, वो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है पूरी की पूरी, जितना भी छोटा सा ही पैराग्राफ है पूरा पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 2.21 पेज नंबर, फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, 5 पॉइंट्स होंगे, और साथ में एग्जाम्पल भी लिख कर आने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। समझ गए, ये लास्ट पॉइंट है, ये इन्होंने गलती से मार्क नहीं दिया, यहाँ पे बुलेट लगाना भूल गए, यहाँ पे आप मार्क कर लेना, ये लास्ट पॉइंट है, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। ओके, यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जल्दी से आ जाओ थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर पे जल्दी से खोल के हम देखते हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उठाए नहीं हैं, बट जितने उठाए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, पेज नंबर 3.36 नहीं, सॉरी 3.2 पेज नंबर पे आ जाओ, पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा ख़त्म भी करना पड़ेगा। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या पर्पस होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, अब मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, आपको कुछ पॉइंट्स मिले, तो आप एक जगह उसे लिख कर रख लेते हो कि हाँ ये पॉइंट्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ये सारे आपको पॉइंट्स हैं, समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। मैं ओवरव्यू देता जाऊँगा हर टॉपिक का, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पढ़ना है। 3.3 पेज नंबर पे आपका फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में से, बट आपको दोनों पढ़ के जाने हैं एग्जाम के अंदर, क्लियर है। 3.7 पेज नंबर पे आ जाओ जल्दी। 3.7 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा एक टॉपिक, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो 2 पॉइंट्स में लिखा है इन्होंने, ये अच्छे से रीड कर लेना एक बार, ठीक है। एमसीक्यू पर्पस के लिए बताया ये, और करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप 3.10 पेज नंबर पे, 3.10 जल्दी जल्दी। 3.10 पे आपको मिल जाएगा ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये आपको पूरा पढ़ लेना है यहाँ तक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11 पेज नंबर पे आ जाओ। एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑडिट प्रोसीजर में क्या टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड, ये ऑडिट प्रोसीजर वो फॉलो कर सकता है। ये एमसीक्यू में आराम से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का पूछेगा। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 3.15 पेज नंबर 15। ओके, मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्वेश्चन इतना बोलेगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, क्लियर है। अब आ जाओ 3.19 पेज नंबर पे, 3.19 पेज नंबर। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, अदर सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में प्रोवाइड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कह रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना ही पड़ता है ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। तो वो कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ऑडिटर गया कंपनी में ऑडिट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है, अब उसको डेटर्स में कुछ दिक्कत लगी या फिर बैंक बैलेंस में दिक्कत लगी, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेगा और उधर से अपना बैलेंस मैच कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन पे वो रिलाई नहीं कर पा रहा अगर, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बात चल गया, किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, प्रॉपर्टी टाइटल डीड, ये सब पॉइंट्स हो गए, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ आप, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 3.36 पेज नंबर पे आ जाओ आप सीधा, 3.36 पेज नंबर, 3.36 पेज नंबर। लिटिगेशन एंड क्लेम का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये पूरा पढ़ लेना, टॉपिक देख लो एक बार, मार्क कर लो पूरा का पूरा। अब आप बोलोगे इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया है, इस तरीके का इलस्ट्रेशन पूछ सकता है, पेज नंबर 3.37, और आपको आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है, समझ गए। तो यहाँ से अगर रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो या तो छोड़ देना, ठीक है। वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी कवर कर रखे हैं इन्होंने। अब चलते हैं हम, पेज नंबर हो गया हमारा 3.37, इलस्ट्रेशन हमने देख लिया। यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन में थोड़ा डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे यूज़ करी जाती है। इसमें पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सेप्शन, ये पूरे पढ़ लेने हैं। ये एमसीक्यू में आराम से पूछेगा, या तो करेक्ट इनकरेक्ट में 2 मार्क्स का, प्लीज़ मार्क करो इसको, ठीक है। ये डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है ये, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रिस्पॉन्स या फिर एक्सेप्शन, इस तरीके से पूछ सकता है। तो सारे आपको डेफिनेशन पढ़ के जानी है, सिंपल है,
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.38 पेज नंबर पे ही है शायद हम. हाँ. When using external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over the external confirmation request. ठीक है, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है पूरा का पूरा. सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेज नंबर, फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, जैसे बैंक को भेजनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान से लिख कर भेजनी है, वो उसका पूरा यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं. एग्ज़ाम में आराम से पूछ सकता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का. डिज़ाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ओके, ये सब कुछ पढ़ना है आपको पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब. 3.39 पेज नंबर पे. 3.39 पेज नंबर. अगर मैनेजमेंट मना कर देती है कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते किसी को भी, तो ऑर्डर को क्या करना चाहिए, वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं. अच्छे से पढ़ना आपको. ये सारे क्वेश्चन एक इंटर रिलेटेड है. आप एक बार एक टॉपिक उठाओगे तो सारा का सारा अपने आप ध्यान में आ जाएगा आपको जब रिवाइज करोगे. तो बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है. ठीक है, बाकी मैं ऊपर ऊपर से आपको बता ही रहा हूँ टॉपिक क्या बोल रहा है, तो आपके लिए और आसानी हो रही है इससे. ठीक है, ऐसा मुझे तो लग रहा है. बाकी आप मेरे को फीडबैक देते ही हो तो बता देना कैसा आपको पढ़कर लगा ये ऑडिट. ठीक है. 3.45 पेज नंबर पे आ जाओ. ट्रू एंड फेयर व्यू करके एक टॉपिक मिलेगा आपको. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना उसको. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.45 पेज नंबर पे. ट्रू और फेयर व्यू के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हैज़ टू सी, ये सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो इसको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑन द पेज नंबर 3.46. Audit procedure regarding events occurring between the date of financial statement and the date of auditor's report. समझ आ गया? बताने की जरूरत नहीं है मेरे को. क्या क्या प्रोसीजर है वो आप यहाँ से डायग्राम के थ्रू पढ़ सकते हो. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, फिर यहाँ से रीड कर लेना, समझ आ जाएगा. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछ सकता है. इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 is very easy, but there are so many topics that we have to cover in the important question, but they are limited and they are very understandable as we are starting this chapter. Come to the page number 5.2. यहाँ पे मैं आपको ना समझाने वाला हूँ चैप्टर बहुत अच्छे से. ठीक है, कि जिससे आपका साथ के साथ चैप्टर कंप्लीट भी होता जाए. जब आप इसको रिवाइज करो, जब आप पढ़ो तो आपको आसानी हो. समझ आ गया? फ्रॉड आपको पता ही है क्या होता है. ठीक है, आपने किया नहीं है बट आपको पता तो होगा. ठीक है. ओके, चलो. 2 टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिस्टेक और मिस स्टेटमेंट आर रेलिवेंट टू द ऑडिटर. 2 तरह की मिस स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है ऑडिटर के लिए. क्या क्या? एक जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिजल्ट आता है, एक आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के थ्रू. समझ आ जाएगा अभी धीरे धीरे. बस इन 2 पॉइंट्स को भी माइंड में लेकर चलो, जैसा कि आपको डायग्राम के थ्रू देखने को मिल जाएगा शायद अभी नीचे. फ्रॉड 2 टाइप्स के होते हैं. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होते हैं और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में 2 आ जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और डेफिक्लेशन ऑफ कैश. ये आपको डायग्राम से हेल्प मिलेगी MCQ में, इसलिए बोल रहा हूँ डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कंप्लीट करने की. चलो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चंस. ठीक है. 5.4 पेज नंबर पे आओ. ये जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट, हम पहले वाला टाइप पढ़ रहे हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, ये पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो, देख रहे हो आप. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ध्यान से पढ़ के जाना. अब ये फ्रॉड जो होते हैं क्यों करे जाते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जो फ्रॉड हमें देखने को मिलते हैं वो क्यों करे जाते हैं? टू अवॉइड टैक्स, डिविडेंड कम पे करना पड़े, कमीशन कम देना पड़े, रेम्यूनरेशन जिससे कि हाई मिले. ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है. उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं. समझ आ गया? पेज नंबर 5.5 पे आ जाओ.
5.4 पे देखोगे आप, एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सम ऑफ द मेथड्स आर गिवन बिलो। मतलब क्या क्या तरीके हैं फ्रॉड करने के, इन्फ्लेटिंग और सुप्रेसिंग परचेज एंड एक्सपेंस। परचेज और एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा देंगे जिससे हमारी इनकम कम शो और उससे फिर टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। सेल बढ़ा दी, ये सब अपने बेनिफिट के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, ये मेथड फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। अब ये फ्रॉड करते मतलब टेक्निक्स क्या क्या, टेक्निक्स बाय विच द मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ये पूरा पॉइंट पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना, ठीक है। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल यूजिंग सच टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स पहले पढ़ लेनी है डायग्राम के थ्रू, फिर सारे पॉइंट्स में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स का, प्लीज़ रीड करना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अब मैनेजमेंट करती क्यों है फ्रॉड, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। कुछ प्रेशर होता है फाइनेंशियल, ठीक है, कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो भाई सेल ज़्यादा कर दी। कुछ अनरियलिस्टिक गोल होते हैं, कुछ ऐसे गोल बना लिए जो कंप्लीट ही नहीं हो सकते तो उसकी वजह से फ्रॉड करने पड़ते हैं। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, नेम गेम, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये पेज नंबर हो गया हमारा 5.6 कंप्लीट। 5.8 पेज नंबर पे आ जाओ, 5.8। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेफिक्लेशन ऑफ कैश, किस तरीके से किया जाता है। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट ज़्यादा दिखा दी, कैश रिसिप्ट, उसके बाद रॉन्ग टोटल कर दिया कैश बुक में। तो इन्फ्लेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल है, ये सारे पढ़ के जाना है। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डेफिक्लेशन ऑफ कैश वाले टॉपिक को। अगर वो इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट से बोलेगा एग्जांपल बताओ, तो ये सारे आपको लिखने हैं। सुप्रेसिंग कैश रिसिप्ट बताना है तो ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। इसमें से एक बता दूं एमसीक्यू के लिए, टीमिंग एंड लैडिंग टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। मान लो आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आपके पास पहला कस्टमर आया, उसने आपको पेमेंट करी और सामान खरीद के चला गया, बट आपने अपनी अकाउंट्स में दिखा दिया कि डेटर है और वो पैसे खुद यूज़ कर लिए। उसके बाद दूसरा कस्टमर आया, उसने पैसे दिए, तो आप क्या करोगे, वो जो पैसे आए उससे आप पहले वाले जो कस्टमर है उसके नाम पर दिखाओगे कि वो पेमेंट आई है, ठीक है। इस तरीके से जैसे थर्ड कस्टमर आएगा तो आप दिखाओगे सेकंड कस्टमर की पेमेंट आई है। इस तरीके से चलता रहता है, इसी को टीमिंग एंड लैडिंग बोलते हैं। एक बार रीड करोगे समझ आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको रीड कर लेना अच्छे से। फिर लास्ट पॉइंट है बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन द कैश बुक। इसका कोई पॉइंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है। अब आता है ऑडिटर की बात कि वो कैसे, उसकी क्या ड्यूटी बनती है फ्रॉड को लेके। सेक्शन 240 के अंदर लिखा गया है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। केस स्टडी मिल जाएगी 5.11 पेज नंबर पे, क्वेश्चन पढ़ना। अब आंसर ये देखो इतना बड़ा है, आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, ये तो कुछ भी बोले जा रहा है। भाई सुन तो लो एक बार, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वेट करो। देखो पहले क्या करना है आपको, फ्रॉड का जब भी क्वेश्चन आता है और ऑडिटर इसकी अगर ड्यूटी पूछता है तो कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है आपको पहले, ठीक है। ऐसे को एक्सप्लेन करना है। इस पहले वाले पैराग्राफ के आगे लिख लो एक्सप्लेनेशन, जल्दी जल्दी लिखो, साइड में टाइम नहीं है। इसमें क्या लिखा है देखो, एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। कह रहा है इस ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑडिटर को कि अगर वो ऑडिट कर रहा है तो उसको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ना, ठीक है, उसमें कोई फ्रॉड या फिर एरर तो नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया एसे को पहले पैराग्राफ में। सेकंड कह रहे हैं अब ऑडिटर्स की कुछ लिमिटेशन भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्रॉड कर रखा है कंपनी में तो वो ऑडिटर को मिल ही जाए, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है। तो लिखो सेकंड पैराग्राफ के आगे लिमिटेशन। थर्ड पैराग्राफ कह रहे जब वो ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस जब ले रहा होगा, जब वो ऑडिट कर रहा होगा, तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखना है, उसके बाद उस कंपनी का ऑडिट करना है, तभी वो फ्रॉड को ढूंढ पाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के आगे लिखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। थर्ड फिर फोर्थ आता है पैराग्राफ, सेम है फर्स्ट पैराग्राफ वाले दोबारा लिख दिया, इसको स्किप कर देना। दिस पैराग्राफ ये बोलता है कि ऑडिटर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइमली बेसिस पे उनकी मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करता रहे, जिससे कि
उसको और आसानी हो फ्रॉड ढूंढने में, एरर ढूंढने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, लिखते चलो जल्दी जल्दी, रिवीजन में बहुत काम आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि अगर ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिल जाता है, ठीक है, तो उसको सही से रिपोर्ट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। और इन केस ऑफ फ्रॉड द सेम शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। और अगर वो एडिक्वेट नहीं है डिस्क्लोजर करना, तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, ख़त्म कहानी। यहाँ पे लिख दो डिस्क्लोजर। इस तरीके से इस आंसर को पढ़ना है, ठीक है। सेकंड केस स्टडी भी कई हद तक सेम है, तो ये भी आपको ऐसे ही रीड करके इसके पॉइंट्स बनाने हैं। काफ़ी चीज़ आपको सेम मिल जाएगी ऊपर जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये 2 केस स्टडी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है इस बार। 5.17 पेज नंबर पे आ जाओ। 5.17 पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। ये सारे आपको पॉइंट्स पढ़ लेना है, और इनके भी अंदर पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है कि इसके पॉइंट्स बताओ, इसके पॉइंट्स बताओ, ऐसे करके सिर्फ एक ही के पॉइंट्स पढ़ेगा इसलिए, लेकिन हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या इंक्लूड होता है डिस्क्रिपेंसी में, कन्फ्लिक्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम में क्या है, अदर्स में क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ते जाना, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। 5.22 पेज नंबर पे आ जाओ जल्दी से। और इसमें मैंने एक टॉपिक स्किप किया, अभी मैं उस पर आता हूँ, बताऊँगा आपको। अगर कोई फ्रॉड मिल जाता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, वो इस डायग्राम के थ्रू पढ़ना आपको, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर 1 करोड़ से कम का है फ्रॉड तो क्या होगा, और 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम के थ्रू पढ़ लेना है, ये सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक टॉपिक जो मैंने बीच में स्किप किया है, वो आपको कैसे पढ़ना है। अगर ये टॉपिक है जो हम स्किप करके जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फैक्टर्स क्या क्या है फ्रॉडुलेंट के और मिस एप्रोप्रिएशन के। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपके पास पूरा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, आपके पास टाइम बचा है, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ के चले जाना, ठीक है। ये कैसे पढ़ना वो बता देता हूँ। रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये सब। इंसेंटिव क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और एटीट्यूड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वाला टॉपिक, उसमें इंसेंटिव क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और यहाँ पे आपको एटीट्यूड भी मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स पढ़ के चले जाना अगर टाइम मिले तो, बट हम स्किप करके चल रहे हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, 6th चैप्टर पे। 1 आवर की क्लास हो चुकी है अप्रॉक्स, काफ़ी टाइम हो गया। जल्दी जल्दी एक बार करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इधर से पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, मतलब जिस कंपनी में ज़्यादातर आईटी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कैसे ऑडिट होगा, वो सारी चीज़ें इधर लिखी है। तो मैं अब आपको सिर्फ पेज नंबर और क्वेश्चन बोलूँगा, प्लीज़ टिक करना, ठीक है। टाइम नहीं एक्सप्लेन करने का, जिसमें मेरे को जरूरत लगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। 6.2 पेज नंबर, की फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, वो सारे पॉइंट्स पढ़ लेना डायग्राम के थ्रू। 6.3 पेज नंबर पे, ठीक है। और 6.3 पेज नंबर पे आपको रेलिवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट मिलेगा, एक टॉपिक। उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पूरे के पूरे पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं। और साथ में ऊपर की लाइन भी पढ़ लेना, 3 लाइन जो लिखी होती है, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है। पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 6.6 पेज नंबर पे आ जाओ। 6.6 पेज नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। और कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स उसको ध्यान में रखने चाहिए, वो सारे ये रहे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पढ़ना आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6.7 पेज नंबर, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। रिस्क क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या कौन कौन सा रिस्क उसे कंसिडर करने चाहिए जब वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है कंपनी की, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6.12
6.12 पेज नंबर पे आओ जल्दी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल। ये या तो आपका एमसीक्यू में पूछेगा या तो करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है। ओके, ये पूरा का पूरा आपको पॉइंट पढ़ लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन पेज नंबर 6.13, व्हेन टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर एज फॉलो। कौन कौन से मेथड उससे फॉलो करने चाहिए उसमें टेस्ट करने टाइम में, वो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 to 6। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको लर्न करके जाने हैं, छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स पढ़ लेना, एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6.17 पेज नंबर 6.17, डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा डाटा एनालिटिक्स का, पहले मीनिंग पढ़ लेना ऊपर से, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा। मार्क करते चलो साथ साथ में प्लीज़। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ से कि डाटा एनालिटिक्स कैसे यूज़ कर सकता है ऑडिटर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने एग्जाम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। 6.18 पेज नंबर पे आ जाओ। ये पूरा पढ़ना आपको पैराग्राफ। एसेसिस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग। इसका मतलब क्या है, जब भी ऑडिट किसी कंपनी का ख़त्म होता है तो कुछ ना कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको कैसे रिपोर्टिंग करनी होती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। आप प्लीज़ इसको पढ़ के देखना। ठीक है, बट आईटी कंट्रोल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम, आईटी एनवायरनमेंट से। ओके, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर चीज़ों के लिए। ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 6.23 पेज नंबर पे आ जाओ। एब्रीविएशंस आपको मिलेगी वहाँ पे, वो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आईएस की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये सारे आपको रीड करके जाने हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप पहचान ही लोगे अगर आप एक बार रीड मार लोगे तो। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। 7 चैप्टर पे आ जाओ जल्दी से। 4 to 5 क्वेश्चंस लिए मैंने। पेज नंबर 7.5, जल्दी जल्दी करो। काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों का, सॉरी, बट आपको ही हेल्प मिलेगी जब रिवाइज करोगे, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी है, तो रीड करने में आसानी रहेगी आपको। और रिवीजन टाइम पे भी आप ये वीडियो देख सकते हो, तो और आपके लिए हेल्प होगा। ठीक है, 7.5 पे नंबर, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक। 2 मेथड होते हैं सैम्पलिंग मेथड के। ठीक है, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। तो ये मोर साइंटिफिक होता है स्टैटिस्टिकल वाला, तो उसके लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना अच्छे से। एमसीक्यू या फिर करेक्ट इनकरेक्ट में पूछेगा, या तो आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है अलग से क्वेश्चन में। ओके, फिर आपको यहाँ पे फैक्टर्स मिल जाएंगे सेम पेज नंबर पे। द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैम्पलिंग प्लान। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, ये अच्छे से रीड कर लेना। छोटा है, इससे नहीं मतलब 5 नंबर का आराम से पूछ सकता है क्वेश्चन, और फुल मार्क्स मिलेंगे अगर सिर्फ इतने इतने पॉइंट लिख कर आते हो तो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सीए एग्जाम। 7.7 पेज नंबर, एडवांटेजेस मिल जाएंगे आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड के, ये सारे पढ़ लेना आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। प्लीज कम टू द पेज नंबर 2, 7.14 पेज नंबर 7.14 सैम्पलिंग मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, डायग्राम्स प्लीज पढ़ के जा करो। रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये सारे इसके मेथड्स हैं। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए बोला ये डायग्राम पढ़ के जाना, और इनके अंदर की डिटेल भी पढ़ के जाना प्लीज़। ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। स्ट्रेटिफाइड हो गया जैसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। इसका एग्जाम्पल दिया मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ के जाना। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी, इसमें हेल्प मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन 7.18 पेज नंबर, ऑडिट प्रोसीजर। छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा, एक बार रीड करके देखो, अभी करोगे अभी समझ आ जाएगा कि कौन सा आइटम उसको लेना चाहिए। जो भी सिलेक्ट किया उसने आइटम, उसको कैसे, उसको ऑडिट प्रोसीजर कैसे उसके ऊपर लगाना है, किसी भी सिलेक्टेड आइटम के ऊपर। ठीक है, अगर सिलेक्टेड आइटम अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट आइटम देखेगा। इस तरीके से आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, और की पॉइंट्स को मार्क कर लेना कि रिवीजन के टाइम में काम आ जाए। चैप्टर ख़त्म। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, और कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे
कांटेक्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास फ़ोन नंबर होगा ही, दो वीडियो जो डाली थी मैंने अभी रिसेंटली, उसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है आपको। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 8.3। 8.3 पेज नंबर पर जल्दी से आ जाओ। इसमें आपको मिल जाएगा पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर और टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। पहले तो आप पढ़ लेना इसके पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइमिंग, आपको मिल जाएगी पेज नंबर 8.6। कौन कौन सा टाइमिंग पे एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, प्लानिंग फेज पे होता है, टेस्टिंग फेज पे होता है, कंप्लीशन फेज पे। उसके लिए आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, बस छोटा सा, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, इसके लिए आपको डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, या तो 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट में, कि कौन कौन से फेज़ में कुछ भी करके बस आपको ये पढ़ लेना है। समझ आ गया? हो, कंटिन्यूसली मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो बिना ब्रेक लिए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। अब 8.6 पेज नंबर हो गया। 8.7 पेज नंबर पे आ जाओ। फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। पूरा अच्छे से पढ़ा करो, पहली लाइन भी पढ़ा करो, फिर उसके बाद पॉइंट्स पढ़ा करो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ लेना, काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इसके अंदर। 4 to 5 पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 8.9 पेज नंबर 3.3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। कुछ पढ़ो ना पढ़ो इस चैप्टर में, ये जरूर पढ़ के जाना। एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग। ये ऐसे का भी जिक्र करना है, ठीक है। सब कुछ ऑल्टर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। प्लीज़ मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गुस्सा भी आता होगा ना बीच बीच में, मैं इतना बोलता हूँ कि मार्क कर लो मार्क कर लो, आप सोचते हो मार्क तो कर लिया भाई, आगे चल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें। अब ये रिकॉर्डेड क्लासेस में हम ऐसा बोलना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। 8.11 पेज नंबर पे आ जाओ। 5th टॉपिक देख सकते हो, एक्सटेंड ऑफ रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर। आप देखो, अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग आर रेलिवेंट व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर द डाटा इज रिलायबल फॉर पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं एग्जाम्पल के साथ। लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा ऑडिट का, यहाँ पे पूरा हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, इनफ है पास होने के लिए, ठीक है। बस माइंड सेट यही रखना, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू हम कंप्लीट कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता ही है 20 मार्क्स, आई थिंक 40 to 50 मार्क्स, 40 to 45 मार्क्स का आपका दोनों मिलाकर आता है, एमसीक्यू और वो करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। और फॉर्म पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट आप एक हेल्प आपकी कर सकता हूँ, MTP डाउनलोड कर लेना जो इस अटैम्प्ट की होगी, उसमें पैटर्न आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से पढ़ के जाना। कोशिश करना MCQ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। गलती मत करना एग्ज़ाम में कुछ भी टिक विक करने में, मार्क वो OMR शीट जब भरते हैं MCQ के लिए, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो आपको पहले आते हैं अच्छे से 5 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, वो अटैम्प्ट करना। उससे क्या होगा, एग्ज़ाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप पहला क्वेश्चन ही ऐसा उठा लोगे जिसमें आपको नहीं पता कैसे क्या लिखना है, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। जो अगर एक ही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अच्छे से आता है, लेकिन वो उससे स्टार्ट करो, उससे क्या होगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। मेरी बात मान के देखो एक बार, ठीक है। प्लीज़ इसको एक बार इम्प्लीमेंट करना अपने एग्ज़ाम में, अच्छे से पढ़ के जाना, जितने टॉपिक बताए हैं। कंपनी ऑडिट किसी भी हालत पे नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं, कॉस्ट ऑडिट का मैंने टॉपिक अपने चैनल पर डाल रखा है, पूरा अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको इसमें समझ ना आए तो उस वीडियो में भी आप जा सकते हो, ठीक है। मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए कंपनी ऑडिट के, वो भी अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, वो भी आप मेरी वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। बट आपने ये ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम अच्छे से देना। कुछ चीज़ मैंने बताई आपको ध्यान में रखने के लिए, ज़्यादातर टॉपिक कोशिश करना डायग्राम के थ्रू हमारा कंप्लीट हो सके, जिससे हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो। जब सेकेंड टाइम पढ़ोगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ डायग्राम से ही हमारा काम चल रहा है, बाकी अंदर के पॉइंट्स मेरे माइंड के अंदर हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही रिवाइज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो आपको इस पर कितना टाइम देना है ये बता दूं। ऑडिट में 10 डेज देने आपको, 10, ओनली 10 डेज। और सिर्फ ये नहीं बोल रहा सिर्फ ऑडिट को देने हैं, साथ में 1-2 सब्जेक्ट और भी उठा सकते हो। डेली आपको देने हैं 3 आवर्स देने हैं, ठीक है, 3 घंटे देने हैं, 3 से 4 घंटे। ब्रेक दे के भी दे सकते हो, 2-2 घंटे दे दो सुबह शाम। बट आपको 10 दिन के अंदर पूरा ऑडिट ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट। समझ आ गया? अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट। तो यहीं पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।